बीती 26 जुलाई को नाइजर के राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर कुछ वर्दीधारी सैनिकों से घिरे नाइजर के कर्नल मेजर अमादो अब्दुर्रहमान सामने आए। उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया और बयान ऐसा कि उस देश का निजाम ही बदल गया। मेजर अमादो के मुताबिक सेना ने देश की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम की सत्ता का अंत हो गया है। ऐसा नाइजर की सुरक्षा, आर्थिक हालात और प्रशासन की लगातार खराब होती स्थिति के मद्देनजर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाइजर की सीमाएं और हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं। साथ ही देशव्यापी कर्फ्यू भी लगाया गया है। देश के सभी संस्थानों को भी निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा मेजर अमादो ने किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी भी जारी की है। इसके अगले दिन तख्ता पलट करने वाले सैनिकों ने अपने नेता जनरल अब्दुर्रहमान तिचियानी को देश का प्रमुख घोषित कर दिया। जनरल तिचियानी राष्ट्रपति गार्ड के प्रमुख थे। हालांकि सेना द्वारा अपने हाथों में सत्ता की कमान लेने पर वैश्विक समुदाय ने कड़ी निंदा की है। इस फहरिस्त में अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ और इकोवास यानी पश्चिम अफ्रीका राज्य के आर्थिक समुदाय समेत दुनिया के कई देश शामिल हैं। इन्होंने सेना से राष्ट्रपति बाजौम की तुरंत रिहाई करने को कहा। साथ ही नाइजर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से बहाल करने की बात कही। इसमें इकोवास ने बाजौम को बिना शर्त छोड़ने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि इसमें शामिल लोगों को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं यूरोपियन यूनियन ने इकोवास की अपील का समर्थन करते हुए नाइजर में लोकतंत्र को अस्थिर करने के खिलाफ चेतावनी दी है। मगर अब सवाल है कि इस तख्ता पलट से इन देशों का क्या लेना देना है। ये देश क्यों चाहते हैं कि नाइजर में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, और इसके अलावा सवाल ये भी है कि इससे नाइजर के आसपास के इलाकों पर क्या असर पड़ेगा। तो इन सवालों पर विस्तार से एक एक करके बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर नाइजर की स्थिति पर डाल लेते हैं। नाइजर एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ये सहारा रेगिस्तान के किनारे पर मौजूद है। इसकी 7 देशों से सीमा लगती है। ये हैं माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन और बुर्किना फासो। अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी नाइजर के नाम पर इस देश का नाम नाइजर पड़ा है। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले नाइजर का 2/3 हिस्सा रेगिस्तानी है और इसे दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक के रूप में जाना जाता है। मगर ये भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की माने तो साल 2021 में यहाँ करीब 10 मिलियन से ज्यादा लोग बेहद गरीबी में जी रहे थे। यह आंकड़ा नाइजर की कुल जनसंख्या का करीब 41.8% है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि, पशुधन और कच्चे माल के निर्यात पर ही ज्यादा निर्भर है। इसकी GDP में कृषि का करीब 40% योगदान है। ये देश नाइजीरिया, बुर्किना फासो और माली में संघर्ष से भाग रहे शरणार्थियों की आमद से जूझ रहा है। दरअसल इन देशों में विद्रोही गुट और सैन्य बलों के बीच बार बार संघर्ष होता रहता है। UNHCR ने यहाँ अगस्त 2022 तक 2,94,467 शरणार्थियों को करीब 3,50,000 विस्थापित लोगों की पहचान की थी। दरअसल सहारा के ठीक दक्षिण में मौजूद साहेल क्षेत्र जलवायु संकट और आतंकवादी गुटों के कारण अस्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर प्रवासन की समस्या से जूझ रहा है। साहेल क्षेत्र अटलांटिक तट महासागर किनारे पर मौजूद सेनेगल से लेकर मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान के कुछ हिस्सों से होते हुए लाल सागर तट पर स्थित इरिट्रिया तक फैला हुआ है। ये देश आमतौर पर उपनिवेशवाद के प्रभावों के कारण गंभीर सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका साहेल क्षेत्र में शरणार्थियों की समस्या को रोकने और लोगों के पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कवायद में नाइजर को इलाके में सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। इसके अलावा नाइजर को इस इलाके में व्यापक रूप से अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और बोको हराम के खिलाफ पश्चिम के बड़े मददगार के तौर पर जाना जाता है। अब ऐसे में यहाँ तख्ता पलट से पश्चिम के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। वहीं अब अगर फ्रांस की बात करें तो नाइजर में हमेशा से फ्रांस का व्यापक प्रभाव रहा है। इसकी बड़ी वजह ये है कि नाइजर पहले फ्रांस का ही उपनिवेश था और साल 1960 में इसने फ्रांस से आजादी हासिल की थी।
इसके करीब 6 दशक बाद यहाँ सत्ता का पहला लोकतांत्रिक हस्तांतरण हुआ था। इस इतिहास को अपने नाम दर्ज कराने वाले मोहम्मद बाजौम ने साल 2021 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इन्होंने साहिल को स्थिर करने के मकसद से नाइजर को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों के केंद्र के रूप में स्थापित किया था। यही वजह है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ दूसरे देशों के लिए इनका तख्ता पलट चिंता का सबब बन गया है। पश्चिमी देशों को इस बात की फिक्र सता रही है कि नई हुकूमत के आने पर नाइजर कहीं उनसे दूर होकर किसी दूसरे पाले में न चला जाए। ये फ्रांस के लिए भी एक झटके की तरह था, क्योंकि साहेल इलाके के ज्यादातर देश पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। हालांकि इन देशों ने फ्रांस से आजादी हासिल कर ली, लेकिन बावजूद इसके यहाँ फ्रांस दूसरे तरीकों से अपनी उपस्थिति बनाए रखे हुए था। नाइजर में करीब 1500 फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती थी। इसका मकसद फ्रांस और अफ्रीकी सरकारों के बीच समान स्तर के सहयोग पर आधारित एक नए प्रकार के सैन्य संबंधों के लिए प्रयोगशाला के रूप में काम करना था। ये अब जुंटा यानी सैन्य शासन की वजह से खतरे में पड़ गया है। इससे पहले भी फ्रांसीसी सैनिकों को बुर्किना फासो से हटना पड़ा था। इसके अलावा उसे अपने बरखाने ऑपरेशन को भी रोकना पड़ा था। दरअसल ऑपरेशन बरखाने एक विद्रोही विरोधी ऑपरेशन था, जिसे अगस्त 2014 में शुरू किया गया था और नवंबर 2022 में इसे औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया। इसका नेतृत्व साहिल क्षेत्र में इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ फ्रांसीसी सेना ने किया था। गौरतलब है कि नाइजर में फ्रांस और अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। तो इस तरह देखें तो साहेल क्षेत्र में फ्रांस समेत पश्चिमी देशों की नीतियां कमजोर पड़ती दिख रही हैं। उनके प्रभाव के होते हुए भी इस क्षेत्र में तख्ता पलट की कोशिशों पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। नाइजर में सैन्य तख्ता पलट और पड़ोसी देश बुर्किना फासो और माली में इसी तरह की कार्रवाई ने साहेल को और ज्यादा अनिश्चितता में डाल दिया है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। हाल ही में नाइजर में हुए सैन्य तख्ता पलट का उल्लेख करते हुए बताइए कि किस प्रकार से साहेल क्षेत्र के लिए चिंतनीय है।